हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि साइंस की क्लास हमारी लगातार शुरू हो चुकी है, जिसमें हम 9 क्लासें कर चुके हैं और 9 क्लासों में कुल मिलाकर आपके 20-20 प्रश्नों की अगर हम बात करेंगे तो 180 प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर चुका है। और आज हम 200 प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आज 20 प्रश्न हम और पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर हमारे 200 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 300 प्रश्न हम पूरे कंप्लीट करेंगे और 300 से ज्यादा प्रश्न भी कंप्लीट करेंगे। तो आज पूरी क्लास आप देखिएगा, जिसमें हम 200 प्रश्नों को अचीव कर लेंगे बिल्कुल एडवांस में। और 200 प्रश्नों के बाद अगर हम बात करेंगे तो ऐसे कई सारे प्रश्न होंगे, 200 प्रश्नों के अलावा भी आपको पढ़ाए गए हैं। तो आपकी तैयारी एक मजबूत रख जाएगी और आपके पेपर में आने वाले 10 से 12 प्रश्न आप बिल्कुल एक अच्छे तरीके से कर देंगे। ठीक है। और एक मैराथन क्लास भी इस पे हम रखेंगे, जो पूरी कंप्लीट रहेगी। आपके 100 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में अभी तक पूछे गए हैं, उन क्लास को भी हम बहुत ही जल्द आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो जैसा कि हमने साइंस की तो बात हर वीडियो में की थी कि साइंस क्या है। ठीक है। तो साइंस हम किसे कहते हैं, क्यों और कैसे की अगर हमें जानकारी हो जाए, क्यों और कैसे की अगर हमें जानकारी हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। क्यों और कैसे। ठीक है। पहली वीडियो में मैंने डिटेल पार्ट में चर्चा की है कि साइंस क्या होता, क्रमबद्ध सुसंगठित और सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है। तो यहां से हमने साइंस की बिल्कुल पूरी तरह से चर्चा की है और पहली वीडियो में भी हमने चर्चा की थी, पूरी कंप्लीट चर्चा की थी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले जाके उसको देख लें और 9 क्लास से आप देखिएगा। सीधे चलते हैं क्वेश्चनों की ओर, हमारे क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी आपके एग्जाम की जो स्पेशलिटी है वो नहीं पर है। ठीक है। ज्यादा ज्यादा यानी कि अगर हमारे 140 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उसमें से कम आपके 15 से 20 प्रश्न सुमेलित नहीं है वाले पूछे जाएंगे और इस टाइप के प्रश्न सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाएंगे, जो इस टाइप के प्रश्न आपके होंगे एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो पहला प्रश्न ही आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तक कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो बताइएगा इसमें कौन सा है। नोट की अगर बात करेंगे, जहाज की चाल को मापता है यानी कि स्पीड को मापता है, तो बिल्कुल माप रहा है स्पीड को नॉट। ठीक है। तो पहला तो हमारा सही हो गया। नॉटिकल मील क्या होता है, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, तो ये भी ठीक है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, सभी को पता है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापता है। कैसे प्रदर्शित करते हैं, कुछ इस टाइप से लिखते हैं। प्रकाश वर्ष की अगर बात करेंगे तो समय के मापन की इकाई नहीं है। समय के मापन की इकाई क्या है, तो समय के मापन की इकाई है आपके सेकेंड। ठीक है। समय के मापन की इकाई होती है सेकंड। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होगी आपके, तो प्रकाश वर्ष की अगर बात करेंगे दूरी की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष को हम दूरी की इकाई कहते हैं। अगर हम बात करें कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर होता है। अगर हम एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो क्या होता है, 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर होता है। और प्रकाश वर्ष जो आपकी इकाई है वो किसकी है, आपकी दूरी की इकाई है, यानी कि डिस्टेंस को कवर करेगी क्या, आपके प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष भी आपके होता है, अगर मैं कह दूं 3.262 प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष का एक मात्रक भी होता है जिसे हम कहते हैं पारसेक। तो एक पारसेक बराबर जो होता है वो 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। तो पारसेक भी किसका मात्रक हुआ, आपका दूरी का मात्रक हुआ। ठीक है। दूरी की यूनिट हुई आपकी पारसेक। ठीक है, याद रखिएगा। तो पारसेक और प्रकाश वर्ष दोनों क्या है आपके। ठीक है। दूरी को मापते हैं, दूरी डिस्टेंस को मापते हैं और डिस्टेंस से ही संबंधित होते हैं, समय से संबंधित नहीं होते। समय का मात्रा क्या होता है, तो समय का मात्रा आपके सेकंड होता है। तो समय जो होता है वो बहुत ही स्पीड से चलता है आपका। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, एक घंटे में सेकंड कितने होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन उल्टा कर दिया जाए कि एक सेकंड में कितने घंटे होते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि एक सेकंड में कितने घंटे होते हैं हमारे। तो एक सेकंड में कितने घंटे होंगे, एक सेकंड में घंटे होंगे 1/3600। यानी कि हम साइंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो एक सेकंड बराबर होता है 36 गुणा 10 की पावर 3। 36 गुणा 10 की पावर 3 होता है आपका घंटे।
अगर यही हम बात करें कि 1 सेकंड बराबर 3.6 गुणा 10 की पावर -3 घंटे होते हैं, ठीक है, -3 घंटे आपके होते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष आपकी दूरी की इकाई है, ना कि समय की इकाई है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो पहले का ऑप्शन आपका डी वाला होगा। अगला प्रश्न है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, वायुमंडलीय दाब के मापन में, आर्द्रता के मापन में, उच्च ताप के मापन में, या घनत्व के मापन में, ठीक है। अगर वायुमंडलीय दाब की बात करेंगे तो वायुमंडलीय दाब के बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। आर्द्रता की अगर बात करेंगे, आर्द्रता की अगर बात करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग करेंगे आर्द्रता के लिए। और अगर उच्च ताप के मापन की बात करेंगे तो पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे उच्च ताप के मापन में। अगर उच्च ताप के मापन में पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे तो निम्न ताप का मापन किससे करेंगे, अगर उच्च ताप का मापन पायरोमीटर से करेंगे तो निम्न ताप का मापन किससे करेंगे, क्रायोजेनिक मीटर से करेंगे। किससे करेंगे, क्रायोजेनिक। तो क्रायोजेनिक मीटर से उच्च ताप का मापन नहीं करते, निम्न ताप का मापन क्रायोजेनिक मीटर से करते हैं, और पायरोमीटर से उच्च ताप का मापन करते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर तो हमारा निकल गया, ठीक है, उच्च ताप का मापन हो गया। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं, और अगर बात करेंगे घनत्व को, तो घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापते हैं। तो आप याद रखिएगा, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में अंतर है आपके, यानी कि हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में आपके डिफरेंस है, ठीक है, ग्रो का डिफरेंस है और यहाँ पर ड्रो का डिफरेंस है, ठीक है। अंतर कुछ ना कुछ हमारा आता है, घनत्व हो गया, वायुमंडलीय दाब हो गया, बैरोमीटर से हम मापते हैं, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापेंगे। यहां पर देखिएगा, एक ग्रो है और ए आपका ड्रो है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। घनत्व यानी कि डेंसिटी की बात अगर हम करेंगे तो हाइड्रोमीटर से मापते हैं। पायरोमीटर से हमने देखा कि उच्च ताप का मापन कर लिए, और अगर निम्न ताप के मापन की बात करेंगे तो क्रायोजेनिक मीटर से करते हैं। किससे करते हैं, क्रायोजेनिक मीटर से किससे करते हैं, निम्न ताप का मापन करते हैं, राइट। ये बात याद रखिएगा, सबसे जरूरी बात है, सबसे ज्यादा पूछे आने वाले प्रश्न भी हैं आपके, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब हो गया हमारा यहां से। अगर यहां से हम देखें पहले प्रश्न पर कि समुद्र, अगर समुद्र की बात यहां पर आई है, जैसे जहाज कहां चलेगा, समुद्र में, तो समुद्र की गहराई को किससे मापेंगे, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को हम मापेंगे, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है। आप लोग कभी बर्फ में चले होंगे तो हो सकता है बर्फ में आप ना चल पाए हों, क्योंकि कठिन क्यों है, क्योंकि सड़क क्या होती है, प्लेन होती है, और बर्फ क्या होता है, फिसलन होती है, इसलिए भी होता है। तो इनके बीच में एक कार्य करता है क्या, घर्षण। क्या कार्य करता है, घर्षण कार्य करेगा इनके बीच में। जब इनके बीच में घर्षण कार्य करेगा तो ऑप्शन देख लीजिएगा, बर्फ सड़क से सख्त होती है, गलत। सड़क बर्फ से सख्त होती है, गलत है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, ये भी गलत है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है, कम होता है। मैंने क्या कहा आपसे, घर्षण पर ही बल करेगा, ठीक है। जंगल में आग लग जाती है तो किसके कारण लगती है, घर्षण के कारण लगती है, जंगल में आग। तो जंगल में आग घर्षण के कारण लगती है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये न्यूटन के तृतीय नियम के अंतर्गत आता है, न्यूटन के तृतीय नियम के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, राइट, याद रखिएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हम इसको कहते हैं, ओके, यहां से याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, चंद्रमा से प्रश्न आ चुका है। चंद्रमा से प्रश्नों को हम कई बार पढ़ भी चुके हैं इससे पहले, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, चंद्रमा की बातों को, ठीक है। अब चंद्रमा पे बेस्ड क्या आ रहा है ये समझते हैं कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 है।
चंद्रमा की अगर बात करेंगे, चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं सेलेनियोलॉजी। क्या कहलाते हैं? सेलेनियोलॉजी चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है, सेलेनियोलॉजी चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, एकमात्र सैटेलाइट है। तो कह रहे हैं चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। तो चंद्रमा पर मानव का जो वजन है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 है, तो बिल्कुल सही है कथन। कथन तो बिल्कुल ठीक हो गया। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। एक क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया। ग्रेविटेशनल है, कथन ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट है। गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी होता है, जिसे कैपिटल जी के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैपिटल जी के नाम से जानते हैं। और इसकी अगर बात करेंगे, इसका मान कितना होता तो 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल नियतांक के नाम से जानते हैं, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। किस नाम से जानते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से जानते हैं इसको। ओके, ठीक है। यहां से अगर हम बात करें तो पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है, बिल्कुल होता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है आपका। तो कथन तो सही है, बट कारण क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका होगा, ठीक है, याद रखिएगा इस बात पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा, ये भी प्रश्न कुछ इसी प्रकार का है, कारण से स्पष्ट करेगा कि बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, क्यों? अब देखिएगा, बर्फ जो होता है, जब वो बर्फ कितने पे बर्फ बन जाता है, पानी कितने पे बर्फ बन जाता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सभी को पता है। किस पे बनता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मछलियां नियत तापी जीव है, तो बिल्कुल गलत है ये तो। मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं, बिल्कुल। झील के अंदर तली पर जल नहीं जमता, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके बाद जो तली के नीचे का टेम्परेचर होता है वो कितना हो? 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल नहीं जमता है, ठीक है। इसके कारण ऑप्शन क्या है हमारा? सी वाला सही है। बर्फ गुप्त ऊष्मा का उत्तम चालक है, ये भी गलत है आपका, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी राइट है हमारा, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 6 की अगर बात करेंगे तो प्रकाश किरणों की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश किरणें, आपने देखा होगा कि प्रकाश क्या होता है? सीधी रेखा में गति करता है। अगर इस प्रश्न को चेंज कर दिया जाए कि प्रकाश किस रेखा में गति करता है, तो आपको पता है प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, ठीक है, क्यों करता है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गति क्यों करेगा आखिर? ये भी तो पता होना चाहिए ना, प्रकाश सीधी रेखा में क्यों गति करता है, या सीधा हमें क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश का तरंगदैर्ध्य छोटा होता है, ये भी देखिएगा प्रश्न है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य छोटा होता है, इसलिए प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। कम या छोटा होता है, इसमें लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, ठीक है। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो होती है, प्रकाश, ठीक है, सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है हमारा। ये देखिएगा, सूर्य है, इसमें आपकी दो गैसें हैं, एक तो हाइड्रोजन है, दूसरी आपकी हीलियम है। तो सूर्य का प्रकाश जो होता है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकंड का समय लगता है। 500 सेकंड की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। और जो प्रकाश होता है वो दो गैसों का मिश्रण होता है, होता तो बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, लेकिन दो गैसें उसमें प्रमुख होती हैं, जिसमें सबसे पहली आपकी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होती है, फिर आपकी हीलियम होती है।
हाइड्रोजन के बारे में मैंने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाया है कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन की खोज किसने करी, हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं। ठीक है, कंप्लीट मैंने आपको पढ़ाया है हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, तरंग के समान भी होती है, कण के समान भी होती है, कण व तरंग दोनों के समान होती है, तो बिल्कुल होती है, कण व तरंग दोनों के समान होती है, ये याद रखिएगा। दूसरी बात है, अगर एक प्रश्न और बना दिया जाए कि प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं, ये प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अब प्रकाश तरंगे क्या अनुप्रस्थ तरंगे, जितनी भी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो सब क्या आपके वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं या नहीं। ठीक है, तो जितनी भी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो सब आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी होती हैं। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में हमने कई सारे फैक्ट भी यहाँ पर पढ़े हैं। तो प्रकाश यानी कि क्या बोलते हैं, लाइट। तो लाइट के बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि लाइट से साइंस में, फिजिक्स के अंतर्गत सबसे ज्यादा भी प्रश्न बनते हैं, और आप जब भी प्रश्न करेंगे तो आपसे आराम से इस पे हल हो जाएगा प्रश्न, क्योंकि आराम से लाइटली ही प्रश्न पूछा आता है, क्योंकि इसे क्या कहते हैं, देखिए लाइट, तो इससे लाइटली ही प्रश्न पूछा जाएगा और आप आराम से क्वेश्चन पेपर में इसको हल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। प्रश्न नंबर 7 की ओर मूव करते हैं, और 7 प्रश्न देखिएगा बाल्टी से संबंधित है ना। ये बाल्टी में पानी भर रहा है, अब देखिएगा क्या है। तो आपने देखा होगा कई बार इस प्रश्न को अकॉर्डिंग, ये साइंस का जो बेस है वो सिर्फ आपके निजी जीवन पर बहुत आधारित होता है, यानी कि क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो ज्यादा से ज्यादा निजी जीवन पर होते हैं, वही प्रश्न आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो निजी लाइफ है, जैसे पंखा चल रहा है, ठीक है, लाइट जल रही है, इस पेन पर बात कर रहे हैं, इस पेन से चला रहे हैं, इसमें इंक कहां से आ रही है, क्या क्या आ रहा है, ये सभी बातें आप जो भी आगे पीछे देखते हैं ना वो सब क्या है, साइंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा जाएगा। ये प्रश्न बिल्कुल बेस्ड है आपके साइंस पर ही। ठीक है, ये प्रश्न बिल्कुल आपके साइंस पर ही बेस्ड है, और किसके कारण है ये भी समझेंगे। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है, यानी कि कोई बाल्टी है, ठीक है, कोई बाल्टी हमने बना ली अगर, तो बाल्टी में कोई सिक्का डाला उसने, ठीक है, बाल्टी में क्या करा, कोई सिक्का डाला, तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से, वास्तविक स्थल के अपेक्षाकृत निकट लगेगा। ठीक है, तो अपेक्षाकृत क्या करेगा, निकट लगेगा। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्का को देखता है, तो उसका सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। तो बिल्कुल एक बात, इस प्रश्न का पहला स्टेटमेंट और इस प्रश्न का दूसरा स्टेटमेंट एक ही बात बोल रहा है, लेकिन प्रश्न को घुमा दिया गया है, और बात क्या बोल रहा है, बात तो एक ही बोल रहा है। देखिएगा, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी, पानी से भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है, तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से निकट दिखाई देता है। तो बिल्कुल आप सिक्का डाल के देखिएगा, अगर सिक्का के एक्चुअल कहां पर गिरना चाहिए था, यहां पर, लेकिन वो देखेगा आपको कहां पर, यहां पर देखेगा। ठीक है, तो निकट दिखाई देगा, इसीलिए देखिएगा अब उसने जल के अंदर बोल दिया। जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है, तो उसका सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर दिखाई देगा। तो इस प्रश्न का ए पॉइंट और ए पॉइंट दोनों ही सेम है, यानी कह सकते हैं कारण व कथन दोनों, यानी कि कौन से कथन सही है, तो एक व दो दोनों सही है, बस लैंग्वेज को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और इसमें कुछ भी नहीं करा है। इसमें निकट है, लेकिन अपेक्षाकृत ऊंचाई भी अधिक उसकी होगी। निकट तो जब ही पहुंचेगा ना जब अपेक्षाकृत उसकी ऊंचाई भी होगी, तभी तो वो निकट पहुंचेगा। तो क्वाइंस की बात की है, ठीक है, क्वाइंस की बात की है, सिक्के से संबंधित है। कल इस प्रश्न को सिक्का हटाकर क्या कर देगा, सुई भी कर सकता है, यहाँ पर क्या कर सकता है, सुई भी कर सकता है, सिक्के को हटाकर सुई भी कर सकता है, कि भाई सुई की बात करी जा सकती है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे बहुत सारी, पेन की भी बात कर सकता है, बाल्टी में सुई की बात भी कर सकता है। ठीक है, अब देखिए रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में, तो आवर्त सारणी किसने दी थी, मेंडेलीफ ने दी थी।
और मैंने आपको बताया है कि आवर्त सारणी से जितने भी आपके परमाणु क्रमांक बनते हैं उन सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर पेपर में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं आपसे। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं पेपरों में। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर पर हमेशा आप अपनी पकड़ बनाए रखिएगा। ठीक है, तो ऐसा है कि एटॉमिक नंबर जैसे मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं? 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 92 जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, प्रकृति में उपलब्ध है, प्राकृतिक है, और बाकी जो आपके एलिमेंट्स बचते हैं उनको कृत्रिम रूप से बनाया गया है। तो टोटल मिलाकर 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें आपको 118 एलिमेंट्स के परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए, क्योंकि सुमेलित करने के लिए भी प्रश्न बन सकता है। ओके, तो देखिएगा, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे, किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। देखिएगा, कारण क्या है? किसी एक वर्ग में परमाणु त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं। तो परमाणु त्रिज्याएं क्या होती है? किसी वर्ग में परमाणु जो आपके रेडियस होती हैं वो क्या होती हैं? त्रिज्याएं बढ़ती हैं, तो बिल्कुल बढ़ती हैं, यानी कि ये तो ठीक हो गया, कारण ठीक हो गया। लेकिन आपकी अगर बात करें कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता में किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे बढ़ती हैं, नहीं, बढ़ती नहीं है, क्या होता है? घटती हैं। तो प्रश्न हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुताएं किसी वर्ग में ऊपर से नीचे घटती हैं, परंतु परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, तो ए तो गलत हो गया। अगर ए गलत हो गया और आपका डी सही है, यानी कि आर सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर तो कौन सा हो गया? डी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ओके, अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। मोती के मुख्य अवयव क्या होंगे? तो मोती का मुख्य अवयव होता क्या है आपके? कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा, एरागोनाइट या कॉचिलियन, अमोनिया सल्फेट या सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या अमोनियम क्लोराइड। कौन सा इसका अवयव होता है? तो हम कह सकते हैं कौन सा होता है आपका? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया है इससे। ठीक है, मोती। तो मोती में जो एरागोनाइट है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर सिंगल अवयव पूछा जाता है, तो सिंगल अवयव की अगर हम बात करेंगे तो सिंगल अवयव में हम कह सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट मुख्य अवयव होता है किसमें? मोती में। ठीक है, किसमें? मोती में मुख्य अवयव आपका होता है, क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। माइका क्या है? माइका की अगर बात करेंगे तो अभ्रक के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, अभ्रक के नाम से इसको हम जानते हैं, माइका। क्या ऊष्मा का चालक है, विद्युत का कुचालक है? ऊष्मा व विद्युत दोनों का कुचालक है, ऊष्मा व विद्युत दोनों का सुचालक है या चालक है? ऊष्मा का कुचालक है, विद्युत का चालक है। तो देखिएगा, माइका को अभ्रक कहते हैं, ऊष्मा का चालक होती है और विद्युत का कुचालक होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ऊष्मा का चालक होती है, विद्युत का कुचालक होती है। राइट, अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 10। ठीक है, 10वां प्रश्न क्या है? एक तो औद्योगिक पराक्रम है, दूसरा किस उद्योग से संबंधित होंगे। ऐसे प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, और इन्हीं प्रश्नों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है आपके पेपरों में। ठीक है, तो देखिएगा, भंजल की प्रक्रिया किससे संबंधित है, प्रागलन की किससे संबंधित है, हाइड्रोजनीकरण या बल्कनीकरण। अगर आपको इसमें एक भी प्रश्न पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल 1 सेकंड के अंतर्गत। आप देखिएगा, आपको क्या पता, आपको चलिए मान लीजिए बल्कनीकरण पता है, तो किससे संबंधित है, आपके रबड़ से संबंधित है, तो फोर्थ का पहला वाला होगा। आप इस क्वेश्चन को कट कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को, यानी कि ए और सी ऑप्शन इसका क्या होगा, एकदम कट हो गया, ए और सी ऑप्शन। अब देखिएगा, अगर हाइड्रोजनीकरण की बात करेंगे तो हाइड्रोजनीकरण आपके खाद्य संरक्षण में प्रयोग होता है। किसके? खाद्य वसा में प्रयोग होता है, तो सी का फोर्थ वाला होगा, तो सी का भी फोर्थ वाला होगा। देखिएगा, अब भी प्रश्न आपके ठीक हैं,
अब देखिएगा कि भंजल क्या होता है, प्रगलन क्या होता है, ये सभी भी आपको पता होने चाहिए, है ना। ये सभी भी आपको पता होने चाहिए कि भंजन की प्रक्रिया किससे संबंधित होती है और प्रगलन की प्रक्रिया किससे संबंधित होती है। भंजल की बात करेंगे किससे, पेट्रोलियम से है, तो पहले का सेकंड वाला होगा, यानी कि ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बी राइट आंसर है। तो आपका प्रगलन किससे होगा आपके, ठीक है, ताम्र यानी कि तांबा से संबंधित आपके प्रगलन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है। ठीक है, अब प्रश्न ये भी बन सकता है कि जब लोहे पर जंग लगता है तो उसका भार घटता है, बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है। तो लोहे पर जब जंग लगेगा तो उसका भार क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि भार क्या होगा, बढ़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा लोहे, जंग रहित लोहा बनाने के लिए लोहे पर जंग ना लगे उसमें क्या मिलाते हैं, तो उसमें मिलाते हैं क्रोमियम। क्या होती है, क्रोमियम आपके होती है जो उसमें मिलाया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं स्टेनलेस स्टील की, स्टेनलेस स्टील क्या होती है, ठीक है, एक मिश्र धातु है आपकी। स्टेनलेस स्टील क्या होती है, मिश्र धातु होती है। जैसे लोहा हो गया आपका, क्रोमियम, मैग्नीज, और अगर हम इसमें मिलाएं तो कार्बन, स्टेनलेस स्टील, कार्बन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर मैं यहां से बोल दूं कांसा क्या है, कांसा एक मिश्र धातु है, किसकी किसकी मिश्र धातु है, तो हम कह सकते हैं टिन प्लस सीसा की मिश्र धातु है आपके। तांबा की अगर बात करें, तांबा किसकी मिश्र धातु है, तो हम कह सकते हैं तांबा आपके, पीतल आपके किसकी मिश्र धातु है। अगर यहां से हम लिख दें कि पीतल किसकी मिश्र धातु है, ठीक है, पीतल, पीतल की बात करेंगे तो तांबा प्लस जस्ता की मिश्र धातु होगी आपके। ठीक है, तो इस प्रकार भी हम क्वेश्चनों को अच्छे तरह से कर सकते हैं, जितने भी अलॉय होते हैं उन सभी की बात भी हम कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ठीक है, ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ये देखिएगा कांसा जो है आपका, ये टिन व शीशे की मिश्र धातु है। ठीक है, लोहा जो है यानी कि स्टेनलेस स्टील जो है वो लोहा प्लस क्रोमियम की मिश्र धातु है, मैग्नीज की है। याद रखिएगा। तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक भी पता होना चाहिए, कितना है एल्यूमिनियम का, ठीक है, 13 परमाणु क्रमांक है। और एल्यूमिनियम का बहुत ही एक महत्वपूर्ण अयस्क है जिसे हम कहते हैं बॉक्साइड। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है। ठीक है, कार्बन को भी पता होना चाहिए, क्रोमियम का भी परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, और आपको टिन का भी परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। यानी कि परमाणु क्रमांक आपको सबके पता होने चाहिए, जितने भी आवर्त सारणी में एलिमेंट्स हैं उन सभी के आपके परमाणु क्रमांक पता होने चाहिए आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से अगर बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन नहीं है, किसमें कार्बन नहीं है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। कार्बन की अगर बात करेंगे तो देखिएगा कार्बन के दो अपर रूप होते हैं। कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, एक तो होता है आपका हीरा और दूसरा आपका ग्रेफाइट होता है। यानी कि दो अपर रूप होते हैं कार्बन के, हीरा व ग्रेफाइट। ठीक है, हीरा भी होता है और आपके कार्बन का अपर रूप क्या होता है, ग्रेफाइट भी होता है। ठीक है, तो देखिएगा कोयले में भी कार्बन होता है, बालू में कार्बन नहीं होता आपके। किसमें कार्बन नहीं होता, बालू में कार्बन आपके नहीं होता। ठीक है, और अगर कोयले की बात करेंगे तो सबसे अच्छी किस्म का जो कोयला होता है उसे हम कहते हैं एंथ्रोसाइट्स। सबसे अच्छी किस्म का जो कोयला होगा उसे हम क्या कहेंगे, एंथ्रोसाइट्स। उसके बाद जो कोयला होगा उसे क्या कहेंगे, बिटमिन्स। और तीसरा जो कोयला हमारा होता है उसे हम लिग्नाइट का कोयला कहते हैं। और चौथा जो कोयला होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पिट कोयला कहते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छी किस्म का जो कोयला होता है वो हमारा क्या होता है, एंथ्रोसाइट्स होता है। तो एंथ्रोसाइट्स जो कोयला होता है वो सबसे अच्छी किस्म का कोयला रहता है आपका। ठीक है,
इसी को हम क्या कहते हैं, कुकिंग कोयला भी कहते हैं। और कुकिंग कोयले की अगर बात हम करें तो सबसे ज्यादा कहां मिलेगा आपको, जम्मू कश्मीर में मिलेगा। विटामिन्स की बात करेंगे कहां मिलेगा, झारखंड में मिलेगा आपको। और लिग्नाइट की बात करेंगे तो तमिलनाडु में मिलेगा आपको। और अगर पिट कोयले की बात करेंगे तो आपके ऐसे क्षेत्रों में मिलेगा जो दलदली क्षेत्र होते हैं आपके, उन क्षेत्रों में मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखिएगा जो कोयला हमारा होता है वो 4 प्रकार का होता है। और कोयला भी एक कार्बन होता है, तो कोयले का सबसे अवयव क्या होता है, कार्बन आपका होता है ना। और आपका हीरा भी होता है कार्बन में, ग्रेफाइट भी होता है, किस में नहीं होती, बालू में नहीं होती आपकी। बालू में क्या होती है, तो बालू में होती है आपकी सिलिका। ठीक है, बालू में क्या होती है, तो बालू में आपकी होती है ओवरऑल सिलिका होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आंसू गैस किसे कहते हैं, यानी कि जिससे आंसू निकल आते हैं वो कौन सी गैस होती है आपकी, अमोनिया होती है, क्लोरीन होती है, ये आपके हाइड्रोजन कार्बाइड होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड आपकी होती है। ठीक है, कौन सी गैस होती है आपके, तो देखिएगा अगर हम बात करेंगे तो NH3 क्या होती है आपकी, NH3 होती है। क्लोरीन क्या होती है, जल की अशुद्धियों को दूर करती है आपकी क्लोरीन, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। और ये पॉइंट मैं आपको बता भी चुका हूं, किसमें, जल की अशुद्धियों को क्या करती है, दूर करती है आपकी क्लोरीन गैस। ओके, अगला, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए, तो विचार करना है निम्नलिखित जंतुओं पर। ठीक है, क्या विचार करना है, कौन कौन से स्तनधारी होते हैं। ठीक है, स्तनधारी कौन कौन से होते हैं, जंतुओं पर विचार कीजिए कौन से स्तनधारी होते हैं, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा या समुद्री सिंह। ठीक है, तो स्तनधारी कौन होते हैं, यानी कि समुद्री गाय स्तनधारी है। ठीक है, समुद्री घोड़ा क्या है, तो समुद्री घोड़ा एक प्रकार की मछली है। समुद्री घोड़ा एक प्रकार की क्या है, मछली है। तो समुद्री घोड़ा तो एक प्रकार की मछली हो गई। और समुद्री सिंह क्या हो गया, तो समुद्री सिंह जो हो गया वो क्या है, एक प्रकार का स्तनधारी है। 1 और 3 आपका ठीक है, यानी 1 और 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा यहां से। ठीक है, याद रखिएगा 1 और 3 एकदम राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या होने वाला है हमारा, ठीक है, कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन कहां पर वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन क्या होता है आपका, सबसे बुद्धिमान जीव होता है आपका डॉल्फिन। कहां पर, है ना, मानव भी सबसे बुद्धिमान है। मानव एक ऐसा जीव है जो मात्र कपड़े पहनता है, जो चल सकता है, कार से चल सकता है, बाइक से चल सकता है, एरोप्लेन पे चल सकता है, लेकिन उड़ा भी उनको सकता है। लेकिन मानव सबसे ज्यादा बुद्धिमान है क्या, सबसे ज्यादा बुद्धिमान जीवों में गिनी जाती है कौन, डॉल्फिन। और डॉल्फिन जो होगी वो क्या होगी, स्तनी वर्ग के अंतर्गत आती है। सील भी किसके, स्तनी वर्ग के अंतर्गत आती है। ब्लू व्हेल किसके, स्तनी वर्ग के अंतर्गत आती है। व्हेल मछली, कोका स्तनी वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, इन सभी को याद रखिएगा कौन कौन सा स्तनी वर्ग के अंतर्गत आता है। ओके, तो डॉल्फिन स्तनी वर्ग के अंतर्गत इसको किया जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं, तो रात में जगने वाले कौन कौन से होते हैं, घरेलू मक्खी, खटमल तोता, मच्छर चमगादड़ उल्लू, मच्छर गौरैया हिरन, हिरन नहीं, उल्लू चमगादड़ कुत्ता नहीं, घरेलू मक्खी खटमल तोता नहीं, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल लॉजिक सवाल आपके लिए, इतना स्पेशल जो पेपर में कई बार आपके पूछा गया है। ठीक है, इतनी बार आपके पेपर में पूछा गया है, बहुत सारी बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आप ये बताइएगा, इस क्वेश्चन में कौन सी कठिनाई है जो आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको आप देखते ही अपने सिर्फ सेंस से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं पेपर में, और अच्छी तरीके से भी कर सकते हैं। इतनी अच्छी तरीके से आप आराम से इस क्वेश्चन पर कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, तो बारीकी से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसका संग्रह अंग तना नहीं है, किसका संग्रह अंग तना नहीं है। देखिए गन्ने का तना होता है, अदरक का तना होता है, आलू का तना होता है, शकरकंद का जड़ होता है। शकरकंद का क्या होता है, जड़ होता है। तो तने वाली फसलें होती हैं, जैसे हल्दी हो गई आपके, हल्दी, केसर,
लहसुन, आलू, ये सब क्या है, तने वाली फसलें है ना, तने तने वाली फसलें ये सब। ये सब कैसी फसलें हैं आपकी, तने वाली। तो किसका नहीं होता, आपके शकरकंद का नहीं होता। किसका नहीं होता, आपके शकरकंद का नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा किसका नहीं होता, शकरकंद का। नीचे दिए गए पौधों में उनके खाद्य भाग के युग्म का कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा जो है वो आपके सुमेलित नहीं है। यानी कि ऐसे प्रश्न देखिएगा इस क्लास में, ऐसा कम से कम चौथा प्रश्न है जो इसी के बेस्ड आधारित है। आपके अदरक का प्राकंद होता है, क्योंकि जितने भी तने वाले भाग होते हैं उन सब का प्राकंद खाया जाता है। प्याज का मसाल पूर्ण होता है, बिल्कुल। आलू का क्या होता है, तो आलू क्या होता है आपका तना होता है, अभी हमने पढ़ा। आलू क्या होता है आपका तना होता है, तो सी वाला ही हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो नारियल तो बिल्कुल ठीक है। फिर आप याद भी कर लीजिएगा कि कौन कौन सा खाने योग्य भाग होता है इनका, कौन कौन सा इनका खाने योग्य भाग होता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मरस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है, क्योंकि वाले मैंने आपको तीसरा प्रश्न पढ़ा रहा हूं। उस टाइप की मैंने आपको कई सारे प्रश्न पढ़ा है, स्टेटमेंट लेवल का भी प्रश्न पढ़ाया है। तो प्रश्न तो मैंने आपको हर प्रकार का पढ़ाया, ऐसा कोई प्रकार नहीं जिसका प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया नहीं, है ना। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके, यही आपके पेपर में आएंगे, यही हर जगह आते भी हैं, यही प्रीवियस ईयर पूछे भी गए हैं। और आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं 200 प्रश्न। 200 प्रश्नों का अचीव अगर आप लोगों ने कर लिया है तो 200 क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उम्मीद है कि 200 क्वेश्चनों में आपने प्लस मिलाकर कम से कम आपने 1000 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है साइंस में। अगर आप पूरी तरह से क्लासें देखते हो तो उम्मीद रखिएगा कि आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर होने वाला है ना। टारगेट है आपके यूपीपीसीएस का, और आप बिल्कुल टारगेट को अचीव कर देंगे एकदम। आप अधिकारी प्री पेपर प्रीलिम्स पेपर की तैयारी आपके साइंस के ये 300 प्रश्न, यही प्रश्न पेपर में आने वाले हैं। अब जो वीडियो आएगी वो आपके सब प्रीवियस ईयर अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, इनकी 10वीं क्लास आज हमारी हो गई है और 200 प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह से, अच्छी तरीके से 200 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। तो कुल मिलाकर ये हमारा अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का कि मस्तलीय पौधों की जड़ें क्यों लंबी होती हैं। तो क्यों लंबी होती हैं, भूमि पर उच्च तापमान जड़ों का लंबा होना, ठीक है, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। तो बिल्कुल यही फैक्ट भी है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। मस्तलीय पौधों को पानी नहीं मिलता, इस कारण क्या होती है, उनकी जड़ें लगातार लंबी होती चली जाती हैं। क्यों लंबी होती चली जाती, पानी की तलाश, पानी की खोज करती रहती हैं, अब वो लंबी होती चली जाती हैं जड़ें उनकी। ओके, तो ये देखिएगा हमने आपको बता दिया कि 200 प्रश्न, यानी कि अगर बात करें 200 प्रश्न हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। और एक प्रश्न आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद है कि हमने 800 प्रश्नों को और देख लिया है, जो कि हमने अलग से देखा है। तो कुल मिलाकर हमने 1000 प्रश्नों की तैयारी कर ली है। अब साइंस में 1000 प्रश्न अब जो हमारी क्लास होने वाली है वो अब प्रीवियस ईयर पर होने वाली है, यानी कि प्रीवियस ईयर भी साइंस के बेहतरीन रहेंगे आपके लिए एकदम। आपके इसी बेस पर चलेगा, 201 से चलेगा, और आपका बेस तो यही रहने वाला है। लेकिन अब जो हम 100 प्रश्न पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो 2010 से 2011 से 2022 तक जो प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं एग्जाम में, अब हम वो प्रश्न पढ़ेंगे। और अब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर की। तो आप देखिएगा प्रीवियस ईयर को अगर हम वो तो प्रश्न नहीं रखेंगे प्रीवियस ईयर में जो हम पहले आपको करा चुके हैं, हम वही प्रश्न रखेंगे जिसको आज तक मैंने आपको नहीं कराया है। इन 10 वीडियो में, इन 10 क्लासों में मैंने आपको नहीं कराया है। ठीक है, मैंने आपके एग्जाम के लिए पूरी तैयारी कराई है, उत्तर प्रदेश को भी पूरा कंप्लीट समाप्त किया है। ठीक है, आपकी क्लासें ज्योग्राफी की भी पूरी समाप्त की है मैंने। आज संविधान की क्लासें बची हैं हमारी, और हमारी हिस्ट्री क्लासें बची हैं, वो भी बहुत ही जल्द आपके सामने प्रस्तुत होने वाली हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी मिलेंगे वीडियो नंबर 11 के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।